खबर और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान की भजनलाल सरकार के कैबिनेट के फैसलों पर। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, आरयूएचएस को एम्स की तर्ज पर बताया जाएगा, एक रेफरल हॉस्पिटल की तरह या मॉडल हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया जाएगा, उसकी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। अब आरपीएससी में 7 की जगह 10 सदस्य होंगे। और भी कई फैसले ऐसे हैं जो आप देख रहे हो, कर्मचारियों के हितों की बात हो, चाहे जमीन से जुड़ी बात हो या फिर जो निवेशक हैं उनको राहत देने की खबर हो। कई जगह कर्मचारियों को राहत दी है, पदोन्नति में राहत दी है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली जो इन्होंने पूरा देखा ये प्रेस ब्रीफिंग और पूरे उस पर फोकस किया, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ में हैं और श्याम झा जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं प्रतीक जी आपके पास में आना चाहूँगा। ये कुछ बड़े फैसले हैं। सरकार का दावा है कि इससे राजस्थान की जो मेडिकल की स्थितियां और मजबूत होंगी, दूसरे लोग यहाँ पे आ सकेंगे, जिससे मेडिकल टूरिज्म भी डेवलप होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, निवेश आएगा। दूसरी ओर कर्मचारियों की बात करें या फिर आरपीएससी की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो हम स्क्रीन पे भी चला रहे हैं, आपकी भी नोटिस में है। क्या कहना है इस पे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब से कांग्रेस की सरकार गई है और जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से लेकर के और आज तक जो स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है। आप देखिए कि हमेशा ये खबरें आती रहती हैं और आए दिन ये खबरें आती हैं। कभी एसएमएस के अंदर दवाइयों की किल्लत हो गई, कभी एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर इंसुलिन और इंजेक्शन की कमी हो गई है, कभी 8-8 घंटे तक बिजली नहीं आती है। और आज ही की खबर है कि ट्रोमा सेंटर की हालात गंभीर, सुविधाएं वेंटिलेटर पे जुगाड़ के सहारे फूंक रहे प्राण। तो जब देश का और मुझे लगता प्रदेश का और मुझे लगता है देश के अभी एक जो प्रमुख अस्पतालों में से एक है सवाई मानसिंह जो अस्पताल है, उसके हालात इस बद से बदतर कर दिए गए हैं। हमने इस राज्य के अंदर जो राज्य के जो निवासी हैं उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए आईपीडी टावर की शुरुआत की थी, जो अब तक बन करके तैयार हो जाना चाहिए था। और ऐसा आईपीडी टावर नॉर्थ इंडिया में एक भी नहीं है। तो वो अगर अब तक बन करके तैयार हो जाता तो राजस्थान के लोगों को सुविधाएं मिलती। अब राजस्थान के लोगों को तो सुविधाएं मिल नहीं रही हैं और आप मेडिकल टूरिज्म की बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदला गया, फिर उसके अंदर लगातार गिरावट आ रही है, लोगों को इंश्योरेंस का पैसा मिल नहीं रहा, आरजीएचएस में अस्पतालों ने मना कर दिया है कि हम इलाज नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है ये सरकार क्या है, कुछ ठेकेदारों के हाथ में चली गई है। वो उन ठेकेदारों के जो अस्पताल हैं उसके अंदर इलाज कराने के लिए विदेशों से लोगों को बुलाया जा रहा है और इसीलिए मेडिकल टूरिज्म की बात की जा रही है। मेडिकल टूरिज्म की बात करिए, अच्छी बात है, टूरिज्म बढ़ाइए, लेकिन पहले प्रदेश के लोगों को तो स्वास्थ्य सुविधाएं दे दीजिए। दवाई की कमी, कभी मशीनों की कमी, डॉक्टरों की कमी, नर्सिंग कर्मियों की कमी, और चीजें मिल नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बेमानी है। दूसरी बात आरपीएससी की बात की, आरपीएससी के अंदर 10 सदस्य अब कर दिए जाएंगे। आपको याद होगा बीजेपी में पिछली जब नवंबर में जब चुनाव थे तो बीजेपी के नेताओं ने कहा था कि आरपीएससी को हम भंग कर देंगे और पुनर्गठन करेंगे। आज 18 महीने की सरकार बीत गई है, कभी 7 से 10 सदस्य कर देंगे, फिर 10 से 7 कर देंगे, यही खेल इनका चल रहा है। पुनर्गठन आज तक नहीं किया। उसके बाद में मेडिकल टूरिज्म या और सब चीजें कैसे बढ़ेगी जब तक स्वास्थ्य की सुविधाएं और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी। आप देखिए आए दिन कहीं ना कभी बजरी माफिया डिप्टी एसपी की गाड़ी जला देता है, कभी कांस्टेबल पे गाड़ी चला जाता है, कभी गोलियां चल रही हैं, कभी रेप हो रहे हैं। आए दिन रेप की चीजें आम हो गई हैं। और जयपुर की जो सड़कें हैं, वो तो आप जयपुर की सड़कें ही देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि राजस्थान की हालात कैसे हैं। आज ही आप देखिए रेलवे स्टेशन के सामने इतना बड़ा गड्ढा हो गया है, वहां पे उसका कोई सुध लेने वाला नहीं है। और जब मानसून शुरू भी नहीं हुआ था उससे पहले गंगा जमुना पेट्रोल पंप के सामने एक 25 फुट गहरा गड्ढा हुआ था, जो आज तक नहीं भर पाई सरकार। आज 10-15 दिन उसको हो गए हैं, वो आज तक भी वो भर नहीं पाई। तो आप बताइए कि किस तरीके से टूरिज्म या हेल्थ टूरिज्म या और चीजें कैसे होगी। सरकार पूरी खस्ता हाल है, बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए कुछ तो बोलना ही था। योगेंद्र आपके पास में आना चाहूंगा। इन फैसलों के क्या मायने? कई फैसले ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिससे निवेश बढ़ेगा, कर्मचारी जो हैं उन्हें राहत दी गई है, तो कर्मचारियों को इसका कुछ बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अगर यूं देखें तो आम जन को कितनी राहत दिखाई दे रही है इन फैसलों में?
देखिए, सरकार के फैसले हैं और कैबिनेट और यहाँ मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की जो अलग अलग बैठकें थी, उन बैठकों में ही ये तय किया गया है। और खासकर क्योंकि शुरुआत ही करें कि चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, या फिर इसके अलावा जो यहाँ हेल्थ सेक्टर है, लेकिन सरकार का उद्देश्य तो यही है कि यहाँ पर जो हेल्थ सेक्टर है उसमें काफ़ी निवेश का यहाँ पर स्कोप है। और अगर इस मेडिकल इसे टूरिज्म के तौर पर डेवलप किया जाए, हालांकि पहले भी पॉलिसियाँ बन चुकी है, लेकिन इस तरीके से और जिस तरीके से ब्रीफिंग के दौरान खुद मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री भी बता रहे थे कि राजस्थान अब उन पर फोकस करेगा कि जिस तरह से जो एनआरआई हैं वो यहाँ आके डेवलप करें, और इन पॉलिसी के तहत वो सुपर स्पेशलिटीज़ जिस तरह के हॉस्पिटल्स हैं वो यहाँ पर खोले जाए। हालांकि चुनौतियाँ काफ़ी है। प्रतीक सिंह जी भी बता रहे थे कि जो आरजीएचएस योजना है उसमें किस तरीके से निजी हॉस्पिटल्स काफ़ी लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। बीच में अभी वार्ता चल रही है, लेकिन लोगों का इलाज नहीं हो पाता। चुनौतियाँ हैं, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें टूरिज्म के तौर पर इसको, मेडिकल को, इसे टूरिज्म ग्लोबल हब बनाया जाए तो इसका फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि यहाँ बनिस्पत दूसरे देशों के मुकाबले इंडिया में जो इलाज है लोगों का, जो बीमारियों का इलाज है वो काफ़ी सस्ता है। और ख़ासकर जयपुर में भी यहाँ पर लेकिन अगर बढ़ावा यहाँ दिया जाए राजस्थान में तो इससे जहाँ गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी वहाँ मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जो निर्णय लिया गया था, देखिए कर्मचारी हितों में भी सरकार का निर्णय है। और लंबे समय से जिस तरीके से अलग अलग संवर्गों में जो डिमांड आ रही थी कि उनकी पदोन्नति अटकी हुई है और जो अनुकंपा नियुक्तियां हैं वो कुछ मामले भी पेंडेंसी उनकी लंबी चल रही थी, तो उन तमाम चीज़ों पर फोकस सरकार ने किया है और ये निर्णय लिया है। दूसरी तरफ ये भी है कि जो टाउनशिप पॉलिसी है उसमें कई प्रकार की दिक्कतें आ रही थी, और टाउनशिप पॉलिसी का सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण जो कहें कि जो आवास योजना डेवलप करने वाले लोग थे वो ना तो सुविधा क्षेत्रों का ध्यान रखते थे, ना खेल मैदान का, और जिस तरीके से अलग अलग लैंड में ही आवास योजनाओं को डेवलप कर दिया जाता था, लोगों को उसका फायदा तक नहीं मिल पाता था। तो इस सरकार के ये जो तमाम जो चीजें हैं, और खासकर एनर्जी सेक्टर में देखिए सरकार दावा कर रही है, प्रतीक सिंह जी भी यहाँ मौजूद हैं और बीजेपी के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। सरकार का दावा है कि 2027 तक यानी अगले कुछ सालों में राजस्थान को बिजली के सेक्टर में यानी एनर्जी के सेक्टर में आत्मनिर्भर बना दिया जाएगा। किसानों को दिन में बिजली मिलेगी और यहाँ तक कि डोमेस्टिक और जो घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही जो वाणिज्य उपभोक्ता हैं उनको भी बिजली क्वालिटी की बिजली मिलेगी। तो इस तरीके से अलग अलग सरकार के जो प्रस्ताव थे कैबिनेट में इनको मंजूरी दी गई है। जी चलिए, सरकार कई बार इस बात का दावा भी कर रही है कि एनर्जी के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे, वो समय अब दूर नहीं है। और पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर के चाहे राजिंग राजस्थान हो उसमें भी काफ़ी एमओयू हैं। फिर एक बार इस बात पर ठप्पा लगा है कि डोमेस्टिक कनेक्शन है पहली प्राथमिकता में, ताकि 24/7 उन्हें बिजली मिल सके। उसके बाद में इंडस्ट्री से जुड़ी जो कनेक्शन है उनके लिए ये काम किया जाएगा। चलिए, श्याम झा जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। श्याम जी, कांग्रेस का ये आरोप है कि मेडिकल टूरिज्म बढ़ाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के लोकल लोगों के लिए व्यवस्था हो नहीं पा रही। आरजीएचएस में जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं वो आंदोलन की राह पे हैं, आईपीडी टावर का काम अधूरा पड़ा हुआ है, लोग तड़प रहे हैं। फिर किस तरह का निवेश की उम्मीद कर रही है सरकार? योगेंद्र जी, जिस हिसाब से मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, बैठक में सारे पहलुओं पे विचार किया गया है, मंथन किया गया है, और जो निर्णय जो लिए गए हैं वो उसी हिसाब से लिए गए कि अभी जो समस्या आ रही है, परेशानी आ रही है, उसको भी साथ में देखते हुए आगे क्या अच्छा किया जा सकता है, क्या बड़ा किया जा सकता है, जिससे प्रदेश का विकास हो और साथ में राजस्थान के लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके और कम दामों में सुविधा मिल सके और आसान सुविधा मिल सके, उसके लिए काम किया जा रहा है। और जिस प्रकार से मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिए गए हैं, आने वाले समय में निश्चित है कि राजस्थान के लोगों के लिए, कर्मचारियों के लिए, किसानों के लिए, सभी वर्गों के लिए, बेरोजगारों के लिए सोच करके बैठक में निर्णय लिए गए हैं और जल्द ही उस पर लागू किया जाएगा सभी चीज़ों को। जी, ये मेडिकल टूरिज्म की आप बात कर रहे हैं, मेडिकल टूरिज्म के लिए बढ़ावा मिलेगा। हालांकि कई बार ये बातें की जाती हैं कि मेडिकल टूरिज्म को लेकर के और राजस्थान में बहुत सारी संभावना, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ इलाज सस्ता है। दूसरे जो प्रदेश हैं या मुल्क हैं वहाँ इलाज महंगा होता है, सुविधाएं भी मिलती हैं, तो एक बड़ा एक कारण ये माना जा सकता है कि यहाँ पे हैं। लेकिन ये निवेश के रूप में नए हॉस्पिटल्स आएंगे, ये एनआरआईज को लाया जाएगा, किस तरह से क्या रहेगा इसमें? देखिए योगेंद्र जी, इसमें दो चीज़ें हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, केवल भाजपा शासनकाल में ही नहीं, हमेशा से, जैसे एसएमएस हॉस्पिटल है राजस्थान का, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है राजस्थान का,
आसपास के प्रदेश से तो वहाँ पे आते ही हैं मरीज, अपना इलाज कराते हैं। अच्छे डॉक्टर हैं हमारे यहाँ पे और अच्छा इलाज मिलता है। ना केवल आसपास के प्रदेश से, बाहर विदेशों से भी आते हैं यहाँ पे मरीज, और बहुत अच्छा उनको ट्रीटमेंट मिलता है। और माउथ पब्लिसिटी की वजह से वो बढ़ता जा रहा है आने वाले समय में। तो जो बढ़ रहा है उसको किस प्रकार से जो बाहर से लोग आ रहे हैं, चाहे आसपास के प्रदेश से आ रहे हैं, उन्हें अच्छी सुविधा मिले और सस्ता इलाज मिले, वो भी सरकार की चिंता है। साथ में जो प्राइवेट हॉस्पिटल इन्वेस्टर आए, जिस हिसाब से राइजिंग राजस्थान हुआ था, तो उस हिसाब से आगे जिन लोगों को मेडिकल क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी जिन लोगों के साथ, उन लोगों का आगे उसको पूर्ण रूप से तैयार किया जाए और उसको धरातल पे लाया जाए, उस पर सरकार चर्चा कर रही है, चिंता कर रही है। श्याम जी, आप थोड़े से विलंब से आए थे। प्रतीक सिंह जी का एक आरोप और था कि इन्होंने उस समय बड़े दावे किए थे कि आरपीएससी का हम भंग कर देंगे, उसको एक बार जितने लोगों ने डिसमिस करेंगे, लेकिन 7 से 10 मेंबर बनाए जा रहे हैं। तो कांग्रेस का आरोप एक रास्ता निकाला है कि ताकि इस तरह से हम कह सकें कि देखिए हमने संख्या बढ़ाई है और पुराने जो लोग हैं, लेकिन उन्हें हटा नहीं पाए। ये सवाल था इनका कि सरकार की क्या मजबूरी है कि पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई थी जब विपक्ष में थे कि हम पूरी आरपीएससी को भंग कर देंगे, लेकिन अब 17-18 महीने हो गए सरकार के और अभी तक की किसी भी दिशा में कोई रूपरेखा तय नहीं हो पाई है। योगेंद्र जी, इसमें स्पष्ट है कि सरकार की जो मंशा है वो पूर्ण रूप से स्पष्ट है। जनता के सामने भी सरकार बनते ही किस प्रकार से पेपर लीक माफियाओं के ऊपर शिकंजा कसा गया, भू माफियाओं पे शिकंजा कसा गया। विपक्ष का काम है आरोप लगाना। प्रतीक जी विपक्ष में बैठे हैं तो इनका काम है आरोप लगाना, लेकिन अच्छी बात तब लगती जब ये सत्ता में थे। अगर इतना ही इनको राजस्थान की चिंता थी और राजस्थान के जनता की चिंता थी, प्रदेशवासियों की चिंता थी, बेरोजगारों की चिंता थी, तो उस समय कुछ करके दिखाते तो हमें लगता है कि वास्तव में इन्हें चिंता है। ठीक है, राजनीति करनी है, इन्हें राजनीति करनी भी चाहिए, विपक्ष में की भूमिका निभाना चाहिए। आज जनता ने इनके कामों की वजह से इन्हें विपक्ष में बिठाया तो अपनी भूमिका निभाएं, बल्कि मैं कहूँगा अच्छे से निभाना चाहिए। उसमें भी कहीं ना कहीं ये आपस की खींचतान में लगे हुए हैं, तो आपसी खींचतान छोड़ के विपक्ष की भूमिका ठीक से निभाएं, सलाह है। प्रतीक जी, बिजली में आत्मनिर्भर बनेंगे और ये बात विधानसभा में भी कही गई, अभी कैबिनेट के माध्यम से भी कही गई है। पहले डोमेस्टिक और फिर इंडस्ट्रीज की जो बिजली है वो 24/7 दी जाएगी, ताकि प्रदेश में किसी तरह की बिजली की कोई कमी नजर ना आए। देखिए योगेंद्र जी, बिजली की कटौती, अघोषित कटौती के ऊपर तो मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे प्रदेश को पता है कि अघोषित कितनी बिजली कटौती होती है राजस्थान के अंदर। लेकिन या तो जो अपने कॉमर्शियल जो बिजली है या फिर जो घरेलू बिजली है उसकी आपूर्ति तो बाद में करिएगा। एक 28/11/2024 की खबर आपको बताता हूँ, उसमें है एसएमएस में 8 घंटे तक बिजली गुल, ओपीडी में एक्सरे नहीं हुए, न्यूरो सर्जरी भी टाली गई। जिस एसएमएस मेडिकल कॉलेज या एसएमएस हॉस्पिटल की अभी बात कर रहे थे मेरे साथी की, जो विश्व स्तरीय जहाँ पे सुविधाएं कांग्रेस की सरकार में बनाई थी, आज उसकी हालत देखिए क्या हो गई है। वहाँ बिजली नहीं आ रही 8-8 घंटे तक। और एक दिन की बात नहीं है, दूसरे दिन की खबर बताता हूँ, 2/5/2025 2 मई की, उसमें है मोती डोंगरी सैटेलाइट अस्पताल की कि आए दिन बिजली गुल, डॉक्टर टार्च की रोशनी में कर रहे मरीजों का इलाज। ये मोती डोंगरी सैटेलाइट हॉस्पिटल की हालत है। तो ये जो स्वास्थ्य का जो मॉडल और जो इनकी बिजली का मॉडल है उसकी पोल खोल रहा है। ये बीच में बोलने लगे, अब देखिए 5 फीट। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि तकनीकी खराबी की वजह से कई बार समस्या आ जाती है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। योगेंद्र जी, ये हो जाता है, बोलने दीजिए। लेकिन जो समस्या है, जिस प्रकार मरीजों को जानवर खा रहे थे, वो सब इनके कार्यकाल में हुआ है। वापस आपके पास आऊं जी, प्रतीक जी। देखिए ये अभी बोल रहे थे कि जानवर खा रहे थे, वो तो हमने देखा था कि किस तरीके से एसएमएस, इन्हीं के समय में एसएमएस हॉस्पिटल के अंदर एक जो कुत्ता था वो एक हाथ लेके घूम रहा था। एक और खबर है, वार्ड के फ्रिज में मरीज का 2 यूनिट ब्लड चोरी, रेजिडेंट बोला ध्यान रखना मेरा काम नहीं है। ये एसएमएस हॉस्पिटल की हालत है। ये बोल रहे मेडिकल टूरिज्म लाएंगे, उनको अच्छी सुविधाएं देंगे। अरे एनआरआई का ध्यान बाद में रखिएगा, पहले प्रदेश के जो जनता है, 8 करोड़ जनता है, उनका तो ध्यान रख लीजिए। ये आपको एक और खबर बताता हूं, 22 मार्च 2025 की, राजस्थान के सरकारी हॉस्पिटल में दवाएं खत्म। कोटा, जयपुर में बीपी शुगर की दवा खत्म, जोधपुर में कैंसर के इंजेक्शन खत्म और खांसी बुखार के भी सिरप खत्म हो गए हैं। अब एसएमएस हॉस्पिटल की बात बताता हूं, इंसुलिन इंजेक्शन, शुगर की दवा नहीं मिल रही, 15 दिन से स्टॉक में नहीं है। उसके बाद में एक और खबर है, मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों ने बाजार से खरीदी 67 लाख रुपए की दवाएं, ये 30% महंगी है।
तो किस तरीके से काला बाजारी, घूसखोरी और जो लचर व्यवस्था है उसके कारण आज राजस्थान की जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। उस कैबिनेट को पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो, बाद में एनआरआई की चिंता कीजिएगा। पहले राजस्थान के वासी जिन्होंने वोट दे करके इस प्रदेश की सरकार को चुना है उसका ध्यान करिए। प्रत्येक जी, मैं जो समझ पा रहा हूं, मेडिकल टूरिज्म को लेकर के पीपीपी मोड पे गवर्नमेंट जाएगी, हॉस्पिटल्स के लिए लैंड देगी और लोग यहाँ इलाज कराएंगे, क्योंकि उसके पीछे मकसद ये है कि लोगों को, स्थानीय लोगों को नौकरियां मिल सकेंगी। क्या नौकरी मिलेगी? ऐसे में आप जितने प्राइवेट हॉस्पिटल, अभी बॉम्बे हॉस्पिटल खुल चुका है, उसके पहले और हॉस्पिटल हैं, वहां देखिए कितने स्थानीय लोगों को नौकरी मिली। मैं कह रहा हूं आप स्वास्थ्य सुविधा अगर आपको देना है खोलिए, बहुत अच्छी बात है, वेलकम करेंगे हम। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो इस प्रदेश की जो 8 करोड़ की जनता है वो इलाज कराने थोड़ी जाएगी वहां पे, क्योंकि आप तो मेडिकल टूरिज्म बढ़ावा दे रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म के अंदर तो विदेश के लोग आएंगे। इस प्रदेश की जो 8 करोड़ जनता है जिसने वोट देकर के बीजेपी की सरकार को चुना है, वो इलाज कराने कहां जाएगी? एसएमएस हॉस्पिटल जहां दवाई नहीं है, जहां लाइट नहीं है, जहां सुविधाएं नहीं है, जहां पे गलत ब्लड चढ़ा दिया जाता है, लोग मर जाते हैं, जहां कुत्ता हाथ लेकर के घूमता रहता है उस अस्पताल के अंदर। और आईपीडी टावर जो बन के तैयार हो जाना चाहिए था, जो नॉर्थ इंडिया में अकेला था, जो हमारी सरकार ने उसका सपना देखा था, उस सपने को चूर चूर कर दिया और उसकी लागत भी बढ़ा दी और आज तक उसका आधा काम भी तैयार पूरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आम जनता को उससे सुविधा मिलती। इनकी सरकार पैसे वालों के लिए, ठेकेदारों के लिए, माफिया के लिए काम कर रही है और उस कैबिनेट जो मीटिंग हुई थी वो उन माफिया को संरक्षण देने के लिए हुई थी। चलिए, श्याम झा जी अब इसका जवाब देंगे। जी श्याम जी। जी बिल्कुल, इनकी सरकार निरंतर सपने ही देखा करती थी और आज भी ये सपने ही देख रहे हैं। जिस प्रकार से अगर इनका मनसा होती कि वो पूरा करना था तो गहलोत सरकार के कार्यकाल में भी पूरा हो जाता, लेकिन केवल सपनों में कोई ना कोई मुख्यमंत्री बनता रहता है इनके यहाँ पे, कोई ना कोई अपनी कुर्सी बचाने के सपने देखता रहता है, तो उसी उधेड़-बुन में ये लगे रहे। और जहां जनता का ध्यान रखना चाहिए था, वो अगर इनका मनसा होती कि तैयार करना है तो गहलोत साहब करके जा सकते थे तैयार, इतना समय था, वो बहुत अच्छा समय मिला था, कार्यकाल में कर लेते। लेकिन आज ये जो कागज की, अखबारों की जो कटिंगें दिखा रहे हैं योगेंद्र जी, अगर मैं कटिंग दिखाने लगूंगा तो मुझे लगता है कि ये डिबेट का समय भी कम पड़ जाएगा। जिस प्रकार से हड़ताल पे कर्मचारी रहे, किस प्रकार से नवजात बच्चों के शवों को लेकर के कुत्ते घूमते रहे अस्पतालों में इनके कार्यकाल में, मैं इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहता, मैं नीचे दिखाना नहीं चाहता इनको उस समय क्या क्या हुआ, किस प्रकार से वहाँ पे आग लग जाती है एसएमएस हॉस्पिटल में, किस प्रकार से बरसात में पानी भर जाता है वार्डों के अंदर, किस प्रकार से भगदड़ मच जाती थी, वो सारी चीज़ों पे मैं नहीं जाना चाहूँगा। ठीक है, कई बार तकनीकी खराबी की वजह से हो जाता है, कई बार लापरवाही की वजह से भी होता है, तो मैं नीचा दिखाने नहीं आया हूँ, मैं क्या कर सकते हैं अच्छा उस पर बात करने आया हूँ। और राजस्थान की जो सरकार है, भजन लाल जी की जो सरकार है, जो जनता के लिए कितना अच्छा कर सकती है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। जी योगेंद्र, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। कुछ फैसले जो हैं अटके हुए थे और कुछ लागू भी करने के लिए इन्होंने प्रस्ताव पारित किया है। लगता क्या है आपको कि कर्मचारियों को इससे राहत मिल पाएगी? आरपीएससी में 7 की जगह 10 सीट हो जाएंगी, उससे कुछ स्थितियां बदलेंगी? क्योंकि पेपर लीक एक बड़ी बात रही, टाइम टेबल जो होना चाहिए आरपीएससी का वो गड़बड़ाया हुआ है, तो इससे कुछ राहत मिल पाएगी? क्योंकि अंतोगत्वा सफ़र पब्लिक को करना पड़ता है और ये भी तय माना जाना चाहिए कि सरकारें अगर कुछ कर रही हैं वो जनता के लिए ही कर रही हैं। देखिए, क्योंकि सदस्य अध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य थे जिन्हें अब 10 कर दिया गया है, और क्योंकि उद्देश्य यही था, और जब ब्रीफिंग के दौरान जो संसदीय कार्य मंत्री जब पूरी ब्रीफ कर रहे थे मीडिया को, तो वो यही बता रहे थे कि पूरा जो भर्ती कैलेंडर जारी किए गए हैं, क्योंकि इतनी भर्तियां करनी हैं और पारदर्शिता से अगर ये भर्ती करनी है, इसीलिए ये सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है। क्योंकि अगर सरकार की योजनाओं को, खासकर इन भर्ती से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको अगर तेज़ी से लागू करना है और भर्ती जो कैलेंडर को पूरा करना है, तो यहाँ पर ये अहम रोल निभाएंगे। और खासकर क्योंकि हालांकि लेकिन दूसरी तरफ से भी विपक्ष अपने एंगल से इस चीज़ को देखता है, क्योंकि चर्चाओं में आरपीएससी लगातार रही है, और जब यहाँ सरकार का समय, पिछली गहलोत सरकार का समय पूरा होता और जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, तो सबसे ज़्यादा प्रमुखता से जो उठाए जाने वाला मुद्दा था वो आरपीएससी को लेकर ही था। कुछ दिन पहले भी देखा कि आपने हनुमान बेनीवाल और तमाम जो लोग हैं आरपीएससी में संशोधन करने या भंग करने की जो मांग कर रहे थे, उसके बाद यहाँ पर चेयरमैन को बैठाया गया।
हालांकि अभी भी कार्रवाई की है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी चीज़ें देखने को मिल रही है कि अब सरकार का बड़ा डिसीजन है, एक मैसेज देने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है कि आरपीएससी पर लगातार भले ही सवाल उठाए गए, लेकिन अब वही आरपीएससी अब लोगों का चयन करेगी और पारदर्शिता के साथ चयन करेगी, और यहाँ तक कि अब जो सदस्यों की संख्या है उसमें भी इजाफा किया गया है ताकि इसमें और पारदर्शिता आ सके। देखिए, पारदर्शिता के साथ साथ एक कैलेंडर का बड़ा इंतजार होता है कि भर्तियां जो है उनका कुछ कैलेंडर वगैरह पे कुछ जिक्र आया है इसमें कि कैलेंडर कैसे मैनेज करेंगे। देखिए, यहाँ पर जब ये सदस्यों की से संबंधित जो प्रस्ताव था उसी के साथ ही इन चीज़ों को भी जोड़ा गया है कि पेंडेंसी जो कैलेंडर सरकार की तरफ से जारी कर दिया गया, अलग अलग विभागों में अलग अलग प्रकार की जो आरपीएससी के माध्यम से जो भर्तियां होनी हैं उनको, क्योंकि अब गति देनी है और ये नहीं कहा जा सकता है कि सरकार को भी 1 साल हुआ है या सरकार को भी 1.5 साल हुआ है। जो घोषणाएं सरकार पिछले वित्तीय वर्ष में कर चुकी, उन घोषणाओं को तो उस समय पूरा करना ही होगा, क्योंकि नया वित्तीय वर्ष फिर शुरू हो गया और तीसरा बजट फिर आना शुरू हो जाएगा। तो इस अवधि में सरकार को, आम जन को और यहाँ तक कि विपक्ष को भी अगर साधना है तो यहाँ पर क्योंकि 5 लाख नौकरियां या 3 लाख नौकरियां या पर ईयर कितनी सरकारी जॉब्स आप उपलब्ध कराओगे और आरपीएससी के माध्यम से कितने आप रोजगार लोगों को दोगे, तो ये तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो इस आयोग के माध्यम से ही आगे निकलेगी। तो यहाँ पर एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है और यहाँ तक कि अब 7 सदस्य के अलावा अगर 10 सदस्य देखकर इस पूरे आयोग को चलाते हैं तो ये मेरे ख्याल से योगेंद्र, एक बात मैं जानना चाहूंगा, टाउनशिप पॉलिसी 2024 पे भी मुहर लगी है, इससे किस तरह से राहत मान के चलते हैं? देखिए, टाउनशिप पॉलिसी में साफ तौर पर डिफाइन किया गया है कि इसमें अक्सर क्या होता था कि जो आवासीय योजना काटी जाती है, हालांकि यहाँ राजस्थान में रेरा एक अथॉरिटी बनाई गई है, लेकिन टाउनशिप पॉलिसी में साफ तौर पर जिक्र किया गया है जो जगह सुविधा क्षेत्र के लिए है उस पर किसी प्रकार का वोलेशन नहीं होगा सरकार की तरफ से, या संबंधित जो आवास योजना टाउनशिप पॉलिसी के तहत जो आवास योजना काटी जाती है, खेल मैदान जितना रिजर्व है इसमें कहा गया है कि 5% एरिया खेल मैदान के लिए होगा, 8% एरिया यहाँ सुविधा क्षेत्र के लिए होगा, इसके अलावा सरकारी क्षेत्र 2.5% होगा, या फिर अलग अलग चीजों के लिए एक फिक्स इसके लिए एक श्रेणी बनाई गई है। इसके अलावा अगर वोलेशन होता है तो संबंधित इस यहाँ टाउनशिप पॉलिसी के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इस तरह की शिकायतें लगातार सरकार के पास आ रही थी, नगरीय विकास विभाग के पास इस तरह की शिकायतों की देखा जाए तो हजारों की संख्या में पेंडिंग पड़ी हुई है। और रेरा में भी अगर देखा जाए तो लगातार लोग, क्योंकि अब जिस तरीके से पारदर्शिता आई है उसके साथ ही लोग ऑनलाइन चीजों को देखते हैं कि कितनी चीजें रजिस्टर्ड है नहीं है, लेकिन इस पॉलिसी के तहत जो प्रावधान आम जनता को लेकर किए गए हैं, यहाँ तक कि दूसरी जो जगह है उसमें यह भी कहा गया कि श्रमिकों के लिए भी 6% स्थान उसमें रिजर्व किया जाएगा, 5% किया जाएगा। तो ये पहली बार है, क्योंकि इसमें संशोधन जो किया गया है वो संशोधन अब अगर इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है तो ये काफी फायदेमंद भी होगा, लोगों को राहत भरा होगा। बिल्कुल, कि उम्मीद तो यही की जाती है कि सरकार कोई भी हो, लेकिन जनता उससे उम्मीद करती है कि हमें राहत मिलेगी, वो रोजगार के जरिए मिले, चाहे उनके पट्टों के जरिए मिले, कैसे भी मिले, लेकिन राहत मिलनी चाहिए। और सरकारें भी जनता के लिए ही काम करती हैं। अगर कहीं कड़वे घूंट भी पिलाने पड़ते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई जनता का ही भला छिपा होगा। तो प्रतीक जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा, ओवरऑल देखें कैबिनेट की, किसी भी सरकार की कैबिनेट हो, जनता के लिए उसमें फैसले लिए जाते हैं, जनता के लिए फैसले लिए जाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ सख्त होते हैं, कुछ काफ़ी लिबरल बना करके उन डिसीजंस को अंजाम दिया जाता है। इम्प्लीमेंट पे फोकस होना चाहिए, क्या कहना आपका एक्सपीरियंस है, किस पे फोकस होना चाहिए? योगेंद्र जी, जब 8 करोड़ अगर राजस्थान की जनता की बात करेंगे तो सबसे पहले जनता चाहती है अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छी स्कूली शिक्षा, अच्छी सड़कें, कानून व्यवस्था, ये 4 चीजें प्रमुख हैं। और इन चारों ही चीजों का कोई आज मंत्री कैबिनेट मीटिंग के अंदर कोई उल्लेख ना तो किया गया और ना कोई मंत्री इस पे बात करने को तैयार है। स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में आपको मैंने बता ही दिया कि किस तरीके की हालत है। एजुकेशन के बारे में बता देता हूँ कि प्रदेश के 3737 स्कूलों में 365 दिन से वहाँ पे शिक्षक ही नहीं है। सड़कों की हालत देख लीजिए, जयपुर की हालत देख लीजिए। मैं खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र जहां से वो निर्वाचित होकर के आए वहां रहता हूं, वहां पे 6-6 महीने से सड़कें खुदी हुई हैं और मेन सड़क, गलियां नहीं, मेन सड़क वहां पर खुदी हुई हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा था कि पूरी रोड गाड़ियों के समेत धंस गई थी। तो ये तो हालत है यहाँ पे सड़कों की। उसके बाद में कानून व्यवस्था की हालत की, जो भरतपुर जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं वहां पे रेप पीड़िता को न्याय की गुहार लगाते हुए सुसाइड करना पड़ गया था। आए दिन गोलियां चल रही हैं, आए दिन आप देख लिए रेप हो रहे हैं। तो ये 4 चीजें जो हैं वो राजस्थान की जनता को प्रमुख तौर से चाहिए।
टाउनशिप योजना लानी है, जमीन खानी है, जमीन किसी को देनी है, जमीन लेनी है, ये सरकार की प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन ये आम जन की प्राथमिकता नहीं है। आम जन की प्राथमिकता है तो जो मूलभूत आधारगत जो सुविधाएं हैं वही है, और उसके बारे में आज कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई। सुना आपने श्याम जी, समय कम है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कैबिनेट में के जो डिसीजंस हैं उन पे कांग्रेस फोकस कर रही है और कह रही है कि आम जन का इसमें कोई भला होने वाला नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, आम जन के लिए योगेंद्र जी, जिस प्रकार से एक गरीब का मकान का सपना होता है, जमीन का सपना होता है, प्लॉट का सपना होता है, उस पर पूरी तरह से फोकस किया गया है। जिस प्रकार से बिजली पानी की जो सुविधा है आम जन को कैसे मुहैया कराई जाए, उस पर भी चिंता की गई है, और बेरोजगारों के लिए भी चिंता की गई, कर्मचारी वर्ग के लिए, सभी वर्गों के लिए चिंता की गई है। ये विपक्ष जो बोल रहा है अभी, अगर इनको इतनी ही इस चीज़ों की जानकारी थी और चिंता थी तो अपने कार्यकाल में भी कुछ करके दिखाते भैया, ताकि आप बने रहते सरकार में बने रहने के लिए अगर आपने किया होता तो आज विपक्ष में ना बैठे होते। अब आप यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हैं तो उसी समय कर लेते अगर इतना ज्ञान था तो। फिर आप लोगों के लिए भी तो कुछ छोड़ते, फिर सारे काम करते थे। और जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं कि भाई साहब बलात्कार में नंबर 1 पहुंचा दिया था राजस्थान को, आज कंट्रोल में है सारा सब कुछ, क्राइम कंट्रोल में है, डेटा उठा के देख लीजिए आप, तो बड़ा वो अखबार के कटिंग लेकर के आते हैं तो कटिंगों में देखिए क्राइम भी कंट्रोल में है, सब कुछ कंट्रोल में है। और जिस प्रकार से पेपर माफिया आपने जो उद्योग पनपाया था वो भी कंट्रोल में है। आपका कोई सवाल है प्रतीक जी, क्योंकि समय हो चुका है। देखिए, ये क्राइम की बात कर रहे हैं, फिर झूठे आंकड़े दे रहे हैं। एनसीआरबी के अकॉर्डिंग सब आज की तारीख में अगर मैं आप एक साल की बात कर लूंगा, तब भी हम झूठे आंकड़े देते थे। आज हमारी सरकार है तब भी हम झूठे आंकड़े बोलने की बात नहीं, उस समय भी आप बोलते थे ये झूठे आंकड़े लेके आते हैं। बातें करिए, नाबालिग के साथ में दुष्कर्म में पिछले साल से 10% की बढ़ोतरी हुई है। कानून को मानते हैं, बात है ये, ना आरबी को आप मानते आंकड़े हैं, देखिए, ना ये आप बड़े कमीशन को मानते हैं, तैयारी करके आया कीजिए। ये ऐसे ये सिर्फ ये नहीं, ये आंकड़े साथ लेके आता हूं मैं, पूरी तैयारी ऐसे सिर्फ बातों में बातें नहीं करता, तैयारी से आते हैं, आंकड़े साथ में लाया करिए, आंकड़ों पे बात किया कीजिए। तैयारी के हिसाब से ही सरकार में बैठे। मैं माफी चाहूंगा, समय का इसका मतलब वसुंधरा जी ने भी काम नहीं किया था इसलिए उनकी सरकार चली गई। मैं रोकना चाह रहा हूं, समय का अभाव है। ये तो देखिए, काम किया नहीं किया है तो जनता का कुछ, हमारे यहाँ स्वभाव ऐसा ही, एक बार ये राजनीतिक दल अपनी ओर से कोशिश करते होंगे कि हम इस बार रिपीट, और बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन अभी तक 1998 के बाद से कोई सरकार रिपीट नहीं हो पा रही है। ये पार्टियों के लिए और सरकारों के लिए भी बड़ी चुनौती है। खैर, सरकार ने फैसले लिए हैं, विपक्ष को लगता है कि इसमें जनहित से जुड़े कोई फैसले नहीं है, सरकार को लगता है कि इससे प्रदेश की स्थितियां बदलेंगी, मेडिकल टूरिज्म का बढ़ावा मिलेगा, सर्विस रूल्स में कहीं कमी को रिव्यू किया है, आरपीएससी में अब 10 सदस्य होंगे, तो कई फैसले हैं जो आप स्क्रीन पे देखें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।